आप सबका इस सेमिनार में स्वागत है। आज का जो हमारा सेमिनार है वो स्ट्रेटेजिक टॉक का एक हिस्सा है। हिंदी माध्यम का परिणाम अंग्रेजी माध्यम की तुलना में थोड़ा सा खराब रहता है। इस साल पहले से इम्प्रूवमेंट है, ठीक इम्प्रूवमेंट है। इसके बाद भी अभी उतना तो नहीं है जितना होना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से रही है, मैं सबसे कहता भी हूँ कि अगर आपको आईएएस बनना है तो अगर कोई एक स्किल आपको चाहिए तो वो है केवल उत्तर लिखने की स्किल। और मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आते हैं जिन लोगों ने अपने उस प्रयास में सफलता हासिल की जब उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, कम पढ़े, उसके बाद भी सफल हुए। और जब मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हुआ तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर आता ही नहीं है। भले ऐसे बहुत सारे आईएएस टॉपर्स हैं, उनकी प्रकृति से, उनके अभ्यास से, पढ़ाई करने की मात्रा से, पढ़ाई करने की शैली से परिचित हूँ और बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अधिकांश टॉपर्स वो हैं जिनके पास सबसे बड़ा गुण लेखन शैली का था। उनको ये पता था कि कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है। देखिए, परीक्षक आपको नहीं जानता, उसकी आपको जानने में रुचि भी नहीं है ना। उसके पास तो आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी उत्तर पुस्तिका। आपकी उत्तर पुस्तिका से ही आपके पूरे व्यक्तित्व को वो समझेगा। और इस परीक्षा में 2025 में से 1750 अंक आपके लिखे हुए पर आने हैं। लेखन सुंदर होना चाहिए, लेखन में प्रभाव ऐसा हो कि कोई परीक्षक आपका उत्तर पढ़े तो उसके मन में ये भाव है कि बस इसी बच्चे को ढूंढने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था और वो आपको बहुत अच्छे अंक देके, मतलब कम से कम उसकी तरफ से आपके आईएएस बनने की बाधाएं समाप्त हो जाएं। आगे तो ठीक है, इंटरव्यू भी है, बाकी पक्ष भी है। तो क्योंकि परीक्षक के लिए आप केवल एक उत्तर पुस्तिका हैं, इसलिए सारा फोकस हमारा इस बात पर आज के सेमिनार में रहेगा कि आपकी उत्तर पुस्तिका ऐसी कैसे बने कि परीक्षक को रियलाइज हो कि इसी व्यक्ति को चुनने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। आज आपको कुछ पेज मिले होंगे, वो पेजेस हम अपने सामने लगातार रखेंगे। मैं सोच रहा था कि उत्तर लेखन को अमूर्त रूप में समझाना एक कमज़ोर बात है कि मैं आपसे कहूं कि ऐसा लिखो वैसा लिखो। रियल क्वेश्चंस देखकर आपको जो समझ में आएगा उसकी बात अलग होगी। ये सारे प्रश्न वही हैं जो पिछले 3 सालों में यूपीएससी में आए, जीएस में, और उनमें से भी चुन चुन के मैंने वो प्रश्न निकाले जो किसी न किसी सेंस में थोड़े से चुनौती देने वाले प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि मैं सारे प्रश्न करेंगे, मैं जो भी बताऊँगा उसमें एग्जाम्पल के तौर पर इनमें से कोई प्रश्न लूँगा और आपसे कहूँगा कि इस प्रश्न के आलोक में इस बात को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पक्ष मैं बता चुका हूँ, वो ये कि उत्तर लेखन का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपकी सारी सफलता टिकी है इसी के ऊपर। इससे अंतर इतना पड़ता है कि मतलब 2 तरह के लोग, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊँ, निशांत जैन को इतना ऊँचा रैंक मिला, मतलब लाख कारण आप सब उसके गिन लीजिए। मुझसे जब जब पूछा जाएगा, मैं निशान से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि सबसे बड़ा कौशल उसका लेखन कौशल है। एक लड़का 236वां रैंक आईएएस में है पहले अटेम्प्ट में, और उसको खुद पे भरोसा नहीं था। उसने मेंस देने के बाद तय किया कि मैं विषय बदल के फिर तैयारी करूँगा। उसने हिस्ट्री और हिंदी साहित्य से 2008 में एग्ज़ाम दिया। जेएनयू से वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। जब उसने दे दिया एग्ज़ाम तो उसको लग रहा था कि मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा लिख नहीं पाया हूँ, मुझे भरोसा नहीं जम रहा, मैं हिस्ट्री छोड़ के फिलॉसफी लेना चाहता हूँ। तब मैं फिलॉसफी पढ़ाई करता था उस समय। उसने मेंस देने के बाद फिलॉसफी में एडमिशन लिया, फिलॉसफी पूरा 3 महीने पढ़ भी लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद मेंस का रिजल्ट आया, उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ। संयोग से हुआ यह कि जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरपर्सन थे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनको ईश्वर अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वो हर उम्मीदवार से पूछते थे ईश्वर के बारे में, उम्मीद और अध्यात्म के बारे में। और जब कोई आध्यात्मिक बात करता था तो सुर से सुर मिल जाता था उनका, बहुत खुश होते थे। ये जेएनयू से पढ़ा हुआ था। जेएनयू में ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में विचारधाराओं का जो असर है उसमें गैर आध्यात्मिक विचारधाराएं केंद्र में रहती हैं। थोड़ा बहुत वामपंथ का तड़का, अम्बेडकरवाद, स्त्रीवाद, ये सब मुद्दे वहाँ पर ज़्यादा केंद्र में रहते हैं। तो ये विद्यार्थी भी कुछ कुछ उस बेंट ऑफ माइंड का था। चेयरपर्सन ने पूछा, अध्यात्म को लेकर 2-4 सवाल पूछे, ईश्वर को लेकर पूछे। इसने खुल के कहा कि मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? जी नहीं, मेरा विश्वास है कि ईश्वर नहीं है।
ऐसी बातचीत हुई 5-7 मिनट तक। वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह से मान जाए बच्चा, लेकिन बच्चा माना ही नहीं। बच्चा अड़ा रहा अपनी बात पे, उसने कहा है ही नहीं ईश्वर तो मैं क्यों मानूं। और जब उसको बाद में ये पता लगा कि बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे वो ये वाले सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है उन चीज़ों में, तो उसने सिर पीट लिया और उसने कहा कि अच्छा हुआ विषय चेंज कर लिया, अगली बार ठीक से दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। और जब रिजल्ट आया तो उसका 36वां रैंक आया उसी साल। इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, साधारण अंक आए, लेकिन मेंस में उसने झंडे गाड़ दिए थे। दोनों विषयों में 350 की रेंज या उससे ज़्यादा नंबर उसके आए। और वो इसलिए आए क्योंकि उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी शार्प थी कि हिस्ट्री के जिन प्रश्नों को लेकर उसको लग रहा था कि उसने बहुत अच्छे नहीं लिखे हैं, वो प्रश्न उसने बाकी लोगों की तुलना में इतने अच्छे लिखे थे कि परीक्षक उसकी उस मौलिकता से प्रभावित हुआ और इतने सारे नंबर उसको दे के आईएएस बना दिया। और मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूँ जो कम पढ़े थे और आईएएस बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूँ जो खूब पढ़े और उसके बाद भी आईएएस नहीं बने हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, मेरी राय में उस अंतराल का संबंध उत्तर लेखन क्षमता से है। इसलिए थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर सारी बातों को समझिए और फिर आज से ऐसा लिखिए कि कालिदास को लगे कि मैं सही देश में पैदा हुआ था, मेरे देश का सिलेक्शन गलत नहीं था। ठीक है, ऐसा ही लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, एक काल्पनिक से बात करते हैं, एक अच्छा उत्तर कैसा होता है। ये बात आपने खूब सुनी होगी कि उत्तर अच्छा होना चाहिए, पर अच्छा उत्तर कैसा होता है, उसको पहचाने कैसे। तो कुछ 5-6 कसौटियां पहले दिमाग में रखते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न पर बात करेंगे कि अच्छे उत्तर के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। जो अच्छा उत्तर लिखने के चैलेंजेस हैं, उन सब चैलेंजेस को एक एक करके एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे ताकि आपको उदाहरण के साथ समझ में आए कि कैसे मैनेज करना है। देखिए, अच्छे उत्तर में कुछ कसौटियाँ हैं। सबसे पहली कसौटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा अच्छे उत्तर में जो विस्तार है या उसकी जो परिधि है वो उपयुक्त होनी चाहिए। तो पहले हम केवल पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि उसमें अनुपात और संतुलन, इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, अनुपात का, संतुलन का। तीसरी बात, एक अच्छा उत्तर हमेशा प्रामाणिकता से भरा उत्तर होता है, ऑथेंटिसिटी से भरा होता है या ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है। तीसरी बात, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। और ये प्रामाणिकता किस सेंस में है, हम प्रश्न लेंगे, एग्जाम्पल लेके समझेंगे उसको। ये तीनों बातें उत्तर के कंटेंट को लेकर हैं कि उत्तर की विषय वस्तु क्या है, आप उत्तर में क्या लिखने वाले हैं। और जो बाकी बातें हैं उनका संबंध उत्तर के प्रेजेंटेशन से है। और जब प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो भाषा है वो कुछ गुणों से युक्त होनी चाहिए। भाषा में कौन से गुण होने चाहिए, लिस्ट बनाते हैं अभी। और पांचवी बात, भाषा के अलावा जो नॉन लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन है, तो इसको हम प्रस्तुतिकरण कह के अभी काम चला देते हैं। प्रस्तुतिकरण की कुछ तकनीकें आपके पास ऐसी हों जो आपके उत्तर को खतरनाक बना दें। ये 4-5 बातें दिमाग में रखते हैं, इनमें से एक एक को लेके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके उत्तर का विस्तार और परिधि उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब क्या हुआ? देखिए, खराब उत्तर लिखने वालों में जो कमी होती है उसमें से एक कमी यह होती है कि पूछा क्या गया है उसको ठीक से समझे बिना वो कुछ ऐसी बातों को शामिल कर देते हैं जो नहीं पूछी गई हैं। कभी कभी पूरा उत्तर ही इस बात पे चला जाता है जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तर के प्रश्न की सही परिधि और सही विस्तार कितना था। तो विस्तार और परिधि के मामले में सबसे पहला नियम है, जो पूछा गया है वही लिखे। इस वही को मैं उद्धरण चिन्ह में लिख रहा हूं, जोर देकर लिख रहा हूं। जो पूछा गया है वही लिखे।
और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब वही के दो मतलब ये हैं, एक तो अनावश्यक बातें ना लिखें। ऐसा लालच कई बार हो जाता है, जैसे आपने एक टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत ही गहराई से पढ़ा, प्रश्न उसके बारे में आया किंतु उस कंटेक्स्ट में नहीं आया जो आपने पढ़ा हुआ था। ऐसा होता है, कई बार होता है। अब आपको बेचैनी इस बात की है कि जो मैंने पढ़ा था वो जीवन में इसी एक दिन काम आ सकता था और आज ही वो काम नहीं आ रहा, और आप परीक्षा को थोड़ा प्रभावित करना चाह रहे हैं कि देखो मैंने कितना पढ़ा है। उस समय अपने मन पे कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, बेहद मुश्किल है। जैसे आपने द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम ठीक से पढ़ा हुआ है, पहले किसने किस पे हमला किया, फिर क्या हुआ, स्टालिन ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, अमेरिका कब कूदा, इंग्लैंड का क्या रोल था, जापान, जर्मनी, सब आपने रटा हुआ अच्छे तरीके से। और आपको किसी अध्यापक ने बता दिया है कि इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर प्रश्न आने की खतरनाक संभावना है। इससे आपका उत्साह और बढ़ गया है। प्रश्न आया भी, लेकिन बदल के आ गया, और प्रश्न ये पूछा है, अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ऐसा क्या करते कि दूसरे विश्व युद्ध की नौबत ना आती। प्रश्न ये पूछ लिया है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से नहीं आया है सवाल। सवाल तो आया है, बस ये है कि सवाल में वो मसाला काम नहीं आ रहा जो आपने याद कर रखा था। आपने अच्छे से तैयार किया हुआ था कि सैंडविच बना दूंगा मक्खन लगा लगा के, लेकिन मक्खन बेकार हो गया, सड़ गया सारा का सारा। अब ऐसे में कई बच्चे ना अपना वो लालच, जोश, उत्साह रोक नहीं पाते हैं। वो 200 में से 150 शब्दों में बताते हैं कि पहले ये जान लेना जरूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या क्या था। 150 शब्द में वो सब बकवास लिखने के बाद फिर कहते हैं अब सवाल है कि मैं ऐसा क्या करता कि ये सब ना होता। मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, आपने विषय को जितना भी पढ़ा है ये मानकर चलिए कि परीक्षक से कम पढ़ा हुआ है। अगर परीक्षक से कम पढ़ा है तो आपका लिखा हुआ कुछ भी उसको रोमांचित नहीं करने वाला, और विशेष तौर पर तब जबकि वो पूछा ही ना गया हो, तब तो बिल्कुल रोमांचित नहीं करने वाला। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अच्छे से अच्छी बात उस प्रश्न के उत्तर में लिखी जहां उसकी जरूरत नहीं थी, तो वो अच्छे से अच्छी बात आपके लिए घातक है, नुकसानदेह है, फायदेमंद नहीं है। तो क्या लिखना है? जो पूछा है सिर्फ उतना लिखना है। और दूसरी बात है, जो पूछा है उसमें से कुछ ना छूटे। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न के एक से ज्यादा संदर्भ होते हैं और हम प्रश्न के उन सारे संदर्भों को समझे बिना किसी एक आध संदर्भ को फोकस कर लेते हैं या किसी एक दो संदर्भों को छोड़ देते हैं, उन पर चर्चा नहीं करते हैं। इसको हम दर्शन की भाषा में, रीजनिंग या लॉजिक की भाषा में कहते हैं कि प्रश्न को समझने की प्रक्रिया में या उत्तर लिखने की प्रक्रिया में न तो अतिव्याप्ति हो न ही अव्याप्ति हो। कुछ ऐसा न छूटे जो पूछा गया है, कुछ ऐसा न लिखें जो नहीं पूछा गया है। एग्जैक्ट तरीके से समझना है। अभी अभ्यास करेंगे, अभी तो रैंडम सी बात मैं करना चाह रहा हूं, समझ लें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ये तो हुई विस्तार और परिधि की बात। दूसरी बात है अनुपात और संतुलन की बात। देखिए, अगर प्रश्न ऐसा है जिसमें एक ही बात पूछी गई है तब इसमें समस्या नहीं। अगर प्रश्न ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा पक्ष बनते हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं उनमें अक्सर 2, 3, 4, 5 पक्ष बनते हैं, उन सारे पक्षों पर आपको लिखना होता है। अगर ऐसा प्रश्न है जिसमें एक से ज्यादा पक्ष हैं तो इनको हम कह लेते हैं कि बहुपक्षीय जो प्रश्न हैं। उन बहुपक्षीय प्रश्नों में ध्यान रखना है कि आपके उत्तर में विभिन्न पक्षों में जो अनुपात प्रश्न की नेचर में है वही अनुपात उत्तर की नेचर में हो। अनुपात प्रश्न की मांग के अनुसार। हमसे जो मिस्टेक्स होती है उनमें से एक ये भी है कि एक पक्ष बहुत छोटा हो गया, एक पक्ष बहुत बड़ा हो गया, तो उससे उत्तर लंगड़ा सा लगता है। ऐसा लगता है कि एक तरफा झुका हुआ है, सीधा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि परीक्षक ज्यादा जानना चाह रहा था ये वाली बात और आपने ज्यादा मात्रा में लिखी है दूसरे वाली बात। तो फिर वो अंततः परीक्षक जो अंक देगा ना, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परीक्षक को उत्तर पढ़ के अच्छा महसूस होना चाहिए, और अच्छा महसूस होने में बहुत सारे पक्ष काम करते हैं, जिसमें एक पक्ष ये भी है
कि जो वो जानना चाह रहा था वो उसे मिला या नहीं मिला, ठीक से मिला या नहीं मिला। असली बात केवल मनोवैज्ञानिक है। मैं अक्सर इंटरव्यू की क्लास में कहता हूं कि इंटरव्यू में नंबर लेना केवल मनोवैज्ञानिक मसला है। अगर आप उस मनोविज्ञान को समझ जाएंगे जिस मनोविज्ञान से परीक्षक आपसे सवाल पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक यही बात मुख्य परीक्षा में, अगर आप परीक्षक के मनोविज्ञान को कैच कर पा रहे हैं तो आपको सारी युक्तियां समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अभी मोटी मोटी बातों में एक बात यह है कि आपके अनुपात और संतुलन बना रहे। दूसरी बात, ये केवल विस्तार पढ़ाई के मामले में नहीं है। अगर किसी प्रश्न में आपकी राय पूछी गई है तो कभी भी अपनी राय देते हुए हमेशा ध्यान रखें कि सकारात्मकता और नकारात्मकता का, या जो भी दो पक्ष हो सकते हैं उस राय के मामले में, उनके बीच का संतुलन। संतुलन का मतलब 50-50 नहीं होता है कि आप हमेशा बराबर की बात करेंगे। जैसे यदि कोई आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले, क्या आपको लगता है कि भारत में संसदीय शासन से ज्यादा बेहतर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है? अब इसमें आपको 50-50 नहीं करना है, आपको संसदीय शासन पद्धति के पक्ष में करीब 70-75% झुके होना है और 20-25% आपको अध्यक्षीय शासन के अच्छे होने के बारे में बताना है। पक्ष और विपक्ष की बात करते हुए एक संतुलन बना रहे, एकदम एक तरफा ना हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, संतुलन साध लेते हैं, तो इसका मतलब ठीक बात है। आपके उत्तर के अच्छे होने का तीसरा और शायद इन दोनों की टक्कर का महत्वपूर्ण पक्ष है प्रामाणिकता। देखिए, एक प्रामाणिक व्यक्ति और एक अप्रामाणिक व्यक्ति में अंतर यही है। मैं उत्तर लेखन के संदर्भ में बात कर रहा हूं, दर्शन के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप कुछ क्लेम करते हैं तो उस क्लेम के पक्ष में आपके पास प्रमाण होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी की शिकायत भी करते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे ये व्यक्ति बहुत परेशान करता है, तो राज्य यानी कि पुलिस आपसे पूछेगी प्रमाण दीजिए, कुछ तो ऐसा दीजिए जिससे हमें लगे कि हाँ सच में परेशान करता है। फिर आप कहेंगे देखिए मैं इसको जानता बूझता नहीं हूँ और ये मुझे रोज़ मैसेज करके धमकी देता है, ये देखिए इसके मैसेज आए हुए हैं, धमकी है इसमें। आपने दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर चेक किया, वो उसी का नंबर है, मैसेज उसी के नंबर से गया है, एक बार ने 10 बार गया हुआ है, तो एक बेसिक प्रमाण हो गया कि हाँ आरोप सही है। फिर आप उस व्यक्ति से पूछेंगे आपका क्या जवाब है, वो कहेगा कि इसका फ़ोन चेक किया, मेरा भी चेक कर लो, मैंने 10 भेजे हैं, उससे हर बार उससे पहले इसका मैसेज आया है और इसके 3 मैसेज आए, उसके बाद जाके मैंने एक भेजा। बात पलट गई क्योंकि प्रमाण और बेहतर आ गए। जब तक प्रमाण नहीं होगा आपकी बात में वजन नहीं होगा, बात में दम नहीं होगा। और हल्की बात करने से आईएएस नहीं बन सकते हैं, कच्ची बातें मत कीजिए। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, 2-3 बच्चों ने कहा कि मैं भूगोल विषय का विद्यार्थी हूँ, भूगोल में उत्तर कैसे लिखें? और दिक्कत है कि मैं भूगोल का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं कैसे बताऊँ भूगोल का उत्तर कैसे लिखें? लेकिन मेरी समझ है कि उत्तर लिखना अगर आपको एक विषय में आता है तो वो हर जगह ट्रांसलेट हो जाता है। उसमें अंतर केवल ये होता है कि इस विषय में ये, तो इस विषय में ये। कंसेप्ट, जो कंसेप्चुअल लेवल है आंसर राइटिंग का, वो हर एक विषय में एक ही तरह से काम करता है। तो भूगोल के उत्तर में मेरा ख्याल है कि जब तक आप, अगर भौगोलिक विशेषताओं को लेकर प्रश्न है या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, रिसोर्सेज को लेकर है, जब तक आप नक्शे के साथ किसी बात को प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक लगेगा थोड़ा ना कि भूगोल का विद्यार्थी लिख रहा है उत्तर। हिंदी साहित्य के बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि क्या हम किसी कवि के बारे में लिखते हैं उसकी कविता का उल्लेख करें, क्या ये ज़रूरी है? तो मैं उनसे तुम्हें कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो आईएएस एग्ज़ाम देना भी नहीं है, क्यों ज़रूरी है? कौन सी फांसी हो जाएगी आपको उसके बिना? अब आप किसी कवि की विशेषता बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कबीर दास ने इन मुद्दों पर ऐसा विचार दिया था और विचार के नाम पर ढेला भर आपके पास है नहीं लिखने के लिए। कोई क्यों माने कि आपने ठीक से पढ़ाई की है? आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में एक आर्टिकल आपको पता नहीं है, कैसे भरोसा करें आपके ऊपर कि आपने सच में पढ़ा है? इसलिए जब भी कुछ कहें ठोस तरीके से कहें, और ठोस तरीके से कहने का मतलब है कि प्रमाण देकर कहें। बस प्रमाण उतने ही आए जितना आपकी बात को साबित करने के लिए हैं, इतने ज़्यादा ना आ जाए कि प्रमाण ही प्रमाण दिखें, बात दिखे ही नहीं बीच में। कई लोग इतने ज़्यादा प्रमाण देना शुरू कर देते हैं, कोई मीनिंगलेस बात हो जाती है। और प्रमाण का मतलब क्या है? हर विषय में अलग अलग। जैसे पॉलिटी का आंसर लिखते हुए आप संविधान के किसी आर्टिकल या किसी एक्ट के किसी सेक्शन की बात कर सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार
समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। अब जैसे आप ये वाक्य लिखेंगे और एक दूसरा वाक्य समलैंगिकता को दुनिया के कई देशों में अपराध माना जाता है, अब भारत में लिखे क्योंकि कंफर्म नहीं कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये जो गोल मटोल लैंग्वेज है ये काम नहीं करती है। स्पेसिफिक ठोस भाषा, और उसके लिए ज़रूरी है कि प्रमाण आपके हाथ में। फिर आप दिखाना चाह रहे हैं आईआर के पेपर में कि इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा क्या है, या भारत और चीन के बीच में अभी क्या झगड़ा चल रहा है। जब तक आप वहाँ पर मैप बना के नहीं दिखाएंगे, आप सोच के देखिए कि आईआर के उत्तर में एक विद्यार्थी ने भारत चीन विवाद के संदर्भ में मैप बना के समझा दिया कि ये डिस्प्यूट है, इतनी ज़मीन ये है, इतनी ज़मीन ये है, ये रेखा यहाँ से जा रही है, ये रेखा यहाँ से जा रही है, डिस्प्यूट यहाँ है। दुनिया का कोई ऐसा परीक्षक नहीं है जो इस अदा से प्रभावित नहीं हो जाएगा। उसको लगेगा कि इसने बात को ठीक से समझाया है, और जो हवाई तरीके से लिख रहे हैं उनसे कैसे प्रभावित होगा परीक्षक। इसी तरह से यदि आप दर्शन की बात कर रहे हैं, एथिक्स की बात कर रहे हैं, और किसी महान विचारक का जिक्र करना है, तो उस महान विचारक की किसी बात को कोटेशन के तौर पर या उसकी पुस्तक का नाम, अगर आप एक वाक्य लिखते हैं कि डार्विन ने कहा है कि ऐसा ऐसा होता है, और आप दूसरा लिखा डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन ब्रैकेट में 1871 में लिखा है कि पर्यावरण के साथ हमारा संबंध इस तरह से काम करता है, कि आपको लगता है कि परीक्षक पर एक जैसा असर पड़ेगा? असर पड़ जाएगा इस बात का। आप कितना सफाई से प्रभावित कर रहे हैं उसे कि डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक, इसमें निहित है कि आपको पता है कि दूसरी पुस्तक है, पहली भी थी, पुस्तक का नाम ब्रैकेट में कौन से वर्ष लिखी गई थी, उसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। तथ्यों की बम्बार्डमेंट नहीं करनी है, बहुत तथ्य नहीं लिखने हैं, और आपके उत्तर में 2, 3, 4 ऐसे तथ्य आए जिनको पढ़ के ये एहसास हो कि आपने ठीक से मेहनत की है, हंसी मजाक में नहीं पहुंच गए मुख्य परीक्षा में। और इसी तरह से कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो साहित्य में किसी कविता को कोट करना हो सकता है, किसी लिटरेचर के और किसी पीस को कोट करना हो सकता है। जो भी आपका विषय है उस विषय के हिसाब से आप इसको देख लें। बस ध्यान रखना इनकी भरमार ना हो, ये उतनी ही मात्रा में हो कि आपके लिखे हुए को साबित कर पा रहे हैं। अगर उतना आप लिखते हैं तो परीक्षक की निगाह में आप एक बहुत प्रामाणिक अभ्यर्थी बन जाते हैं, और ऐसे ही अभ्यर्थियों की तलाश यूपीएससी कर रही होती है। भाषा कैसी हो, भाषा को लेकर 2-3 बेसिक पॉइंट्स केवल समझेंगे, भी बाद में विस्तार में समझेंगे। भाषा में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है प्रवाह। मतलब जैसे मैं कहता हूं ना कि उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण है, मुझसे कोई पूछे कि उत्तर लेखन की इन सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कि मैं पहले वाले को काउंट करूं, या प्रमाण को काउंट करूं, या प्रवाह को काउंट करूं। लेकिन बहुत नज़दीकी संघर्ष में अंततः शायद मैं प्रवाह को नंबर 1 पर रखूंगा। नज़दीकी संघर्ष है, एक तरफा नहीं है, पर मैं अपनी राय अगर बताऊंगा तो मेरे ख्याल से प्रवाह नंबर 1 पर है, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ उत्तर पढ़े हैं। अगर लिखने वाले की भाषा में प्रवाह हो तो कभी कभी वो प्रवाह में परीक्षक को इस तरह से बहा के ले जाता है कि परीक्षक ये भी भूल जाता है कि उत्तर उस प्रश्न का है ही नहीं जो पूछा गया था। वो खो जाता है कि क्या लिखा है, वाह, और नंबर दे देता है। उसको बाद में रियलाइज होता है, रात को सोते हुए सपने में आता है कि अरे वो तो उस प्रश्न का उत्तर था ही नहीं, और तो नंबर दे चुका हूं। अगर प्रवाह आपके पास है, प्रवाह का मतलब बहते हुए पढ़ा जाए, एक एक शब्द में आपस में लिंक हो, एक एक वाक्य में लिंक हो, हर वाक्य पढ़ते हुए लगे कि पिछले वाक्य का रिजल्ट है और अगले वाक्य की भूमिका है। अगर ये प्रवाह आपके उत्तर लेखन में, प्रवाह कैसे आता है बात होगी, उस पर लंबी बात होगी, लेकिन सबसे पहला गुण है प्रवाह। दूसरा गुण है यथासंभव शुद्धता। इस बात को लेकर लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। कई बच्चे पूछते हैं क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? शुद्ध भी नहीं बोलते कम वक्त, क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? तो मैं बोलता शुद्ध नहीं लिखना जरूरी है, शुद्ध लिखना जरूरी है। ऐसा कई लोग तो गौरव से कहते हैं कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूँ, क्या इससे फर्क पड़ेगा? गलत फहमी है। कई लोगों को ये गौरव का भाव लगता है कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूँ। तो हिंदी माध्यम क्यों चूज किया था? अंग्रेजी कर लेते। अच्छा, वो अशुद्ध भी नहीं लिख पाते हैं, इसमें तो शुद्ध में दिक्कत है। तो जो भी माध्यम है आपका, जो भी भाषा आप लिख रहे हैं,
कहने कहने को कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य को छोड़ के बाकी विषयों में फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भाषा शुद्ध है या नहीं। ये कहने की बात है, और आनुपातिक अर्थ में ये बात सही है कि साहित्य के विद्यार्थी के लिए भाषा थोड़ी और शुद्ध हो, साफ सुथरी हो, ये अपेक्षा रहती है। ठीक बात है कि भूगोल का विद्यार्थी, लोक प्रशासन का विद्यार्थी अगर थोड़ा बहुत शब्द गड़बड़ करेगा तो परीक्षक शायद बुरा ना माने, और इसमें जो एजम्पशन है वो ये कि लोक प्रशासन भूगोल का परीक्षक भी शायद थोड़े बहुत शब्द गलत लिखता होगा, संभवतः है, ऐसा मान लेते हैं। और मैं दावे से आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप आसान किस्म के शब्दों को गलत लिख रहे हैं तो परीक्षक किसी भी विषय का हो, उसका मिजाज बिगड़ जाता है, और यदि उसका मिजाज बिगड़ा तो फिर ऐसा नहीं है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। और शुद्ध लिखने का मतलब दोनों अर्थों में है, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। और जो विद्यार्थी आमतौर पर करते हैं वो वर्तनी के मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं। वर्तनी यानी स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बार इतनी ज़्यादा होती हैं कि पढ़ते हुए ना हर 5-6 शब्दों के बाद लगता है जैसे दिल में किसी ने खरोच लगा दी हो। इतना खुरचेंगे परीक्षक के दिल को तो कैसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और सही भाषा हो तो पढ़ते हुए बड़ा सुख महसूस होता है कि कितना प्यारा लिखा है। और कुछ लोग व्याकरण में गलती करते हैं, जैसे वाक्य रचना में मिस्टेक करते हैं। मतलब वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है, वाक्य ख़त्म कहाँ हुआ, कोई बीच में लिंक नहीं बन रहा है। भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महात्मा गांधी और नेहरू जी का विवाद हो गया हूँ, अगर आप ऐसा वाक्य लिखेंगे, शुरू कहाँ से हुआ, ख़त्म अचानक कहाँ हो गया, कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा, तो परीक्षक क्यों प्रभावित होगा। लंबे वाक्य लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं। ऐसा आपसे कोई नहीं कहेगा कि लंबा वाक्य मत लिखिए, बस लंबा वाक्य लिखिए जब लंबे वाक्य की ज़रूरत हो, और उसको अब एक प्रवाह में लिखने। जिनकी भाषा में प्रवाह है वो लंबा वाक्य ही ज़्यादा अच्छा लिखते हैं छोटे वाक्य की तुलना में, इसलिए लंबे वाक्य से परहेज मत कीजिए, लेकिन उसको ठीक तरीके से लिखिए। और भाषा में तीसरी बात है आपकी शब्दावली। शब्दावली के बारे में पहली बात है कि थोड़ी प्रांजल शब्दावली होनी चाहिए। प्रांजल का मतलब है साफ सुथरी सी, साफ सुथरे शब्दों का प्रयोग करें, जो डिसेंट किस्म के शब्द हैं, हल्के शब्द ना लिखें। दूसरा, एक भाव मन में यह आता है कि शब्दावली में हम कैसी शब्दावली इस्तेमाल करें। जैसे एक शब्दावली थोड़ी उर्दू फारसी प्रधान शब्दावली होती है, एक होती थोड़ी संस्कृत निष्ठ शब्दों वाली शब्दावली, तत्सम शब्द जिनको बोलते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे वज़ीर आज़म साहब के मिजाज नासाज हैं, एक ये तरीका होता है कहने का। और दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फीलिंग गुड, वही बात कही है, कुछ और नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तीनों बातें एक जैसी हैं। अब क्योंकि हिंदी माध्यम है तो इंग्लिश वाला तो चलेगा नहीं, बिल्कुल भी चलेंगे पहले दो, मतलब पहला और तीसरा इनमें से कोई। तो इनमें से कौन सा ठीक है शब्द चयन आपके लिए सिविल सेवा परीक्षा में? वज़ीर आज़म साहब कई मुल्कों की तफरीह पर गए हैं, या प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर गए हैं? प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा पर गए हैं। देखिए, पहली बात तो है कि उर्दू फारसी शब्दावली से बचिए, जीवन में मत बचिए, सिविल सेवा परीक्षा में बचिए। जीवन में इसके बहुत फ़ायदे हैं। जहाँ आपने 3-4 वाक्य ठीक से बोल दिए, 1-2 गज़ल सुना दी, तो शायद वो आपको उपलब्ध हो जाए जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन में तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अच्छे से शेर याद कर लीजिए, सुना दीजिए, उसमें थोड़ा उच्चारण में नुक्तों का ध्यान रखिए, उससे अदा आती है और उस अदा के फ़ायदे मिलते हैं जीवन में। वहाँ अगर आपने ऐसा सुना दिया संस्कृतनिष्ठ टाइप का, तो बात बिगड़ जाएगी वहाँ पर। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जीवन में उर्दू फारसी चलाइए, परीक्षा में चलाइए संस्कृतनिष्ठ हिंदी, क्योंकि जो परीक्षक है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उर्दू फारसी वाली जो हिंदी है अब तक वो औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हो पाई है, क्योंकि जहाँ जहाँ उर्दू माध्यम के विद्यार्थी हैं वहाँ भी बहुत सारे शब्द विकसित हुए नहीं, तकनीकी शब्द विकसित नहीं हुए। तो एक ऐसा माहौल है कि अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो आपसे परिष्कृत हिंदी और परिष्कृत में भी थोड़ा तत्सम हिंदी की डिमांड परीक्षक के मन में रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल हिंदी लिखनी है, आसान भाषा लिखिए, लेकिन जब भी आपको शब्दों का चयन करना हो तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा
तत्सम शब्दों को प्राथमिकता प्रदान करें। तो प्राथमिकता जैसे एक शब्द है, तत्सम है, ये यूपीएससी में अच्छा माना जाएगा।